हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के जो विषय को लेकर आए हैं वह है हर्षवर्धन के समय में आने वाले जो विदेशी यात्री यानी चीनी यात्री वेन सांग के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वेन सांग की जीवनी, जो भारत यात्रा वृत्तांत जो अपने पुस्तकों में जो लिखे हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेन सांग का भारत यात्रा वृत्तांत के बारे में, क्योंकि वह जो है वेन सांग या युआन च्वांग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जन्म जो है 600 ईस्वी में चीन के होनान प्रांत के चीन लियू नामक स्थान में ही हुआ था। इनके पिता का नाम चेन हुई था और इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र वेन सांग ही था। इसमें से देखते हैं कि क्योंकि इनके पिता जो बहुत ही आध्यात्मिक अध्ययनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो उन्होंने जो है अपने पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र जो वेन सांग था वह 13 वर्ष यानी में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और ठीक जो है 20 वर्ष की उम्र में बौद्ध भिक्षु बना। इसी तरह देखते हैं जब वह बौद्ध भिक्षु बना तब वहां पर भी कई लोगों से यानी बौद्ध जो भिक्षु हैं कई बौद्ध भिक्षुओं से भी वार्तालापें हुई, वाद विवाद भी हुई, लेकिन उनको मन नहीं लगा और अंत में जो है भारत की यात्रा यानी 29 वर्ष की उम्र में यानी भारत की यात्रा किया था। उद्देश्य क्या था इनका? भारत यात्रा का उद्देश्य यही था जो बौद्ध धर्म स्थानों की यात्रा कर भगवान बुद्ध के जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, यानी भगवान बुद्ध के जो चरण चिन्ह जो पद था उन स्थानों में जाकर उसका अध्ययन करना, देखना था। दूसरा था नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म ग्रंथ की जो प्रतिलिपि है उसको तैयार करना। यही इनका उद्देश्य था वेन सांग का। यहाँ हम देखते हैं कि जो भारतीय राजनीति और जनजीवन का आंखों देखा हाल जो है अपने ग्रंथ जो है सियुकी में जो है नामक ग्रंथ में लिखा था इन्होंने। यहाँ एक देखते हैं कि एक विलियम चीनी नामक व्यक्ति जो लेखक है वह वेन सांग की जीवनी भी लिखा। यहाँ तक कि इसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी बौद्ध भिक्षु द्वारा ताकुसु के द्वारा किया गया और उस पुस्तक का नाम रखा गया ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। इसी तरह अंग्रेजों ने भी जो है इनका अनुवाद किया। अंग्रेज विद्वान जो अनुवाद किया अंग्रेजी में वह एस बी 1911 में और टी बेटर्स 1961 में। ये डेट याद रखेंगे कि अंग्रेजी अनुवाद का विली के जो चीनी नामक लेखक है वेन सांग की जीवनी लिखा है और सियुकी जो है नामक ग्रंथ वेन सांग ने लिखा है। इनका उद्देश्य उनका ग्रंथ याद रखेंगे और उनका अनुवाद। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जो भारत की जो यात्रा है कब जो है निकले थे, तो 629 में यानी 629 में जो भारत की यात्रा किए थे, याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने 629 में जो है तांग शासकों की राजधानी उस समय थी चीन की जो है तांग शासकों की जो राजधानी है वहां से जो चंगन है वो तांग शासक जो था, तांग शासक की राजधानी जो है चंगन था। वही चंगन से वहां से जो है उन्होंने निकला वहां से और मध्य एशिया का मार्ग अनुसरण करते हुए ताशकंद या समरकंद, काबुल, बैक्ट्रिया होते हुए जो है हमारा तहसीला की ओर आया और यह पेशावर तहसीला होते हुए हमारा ये भारत में इन किया था। इस तरह से देखते हैं कि गंधार से लेकर फिर हमारा कश्मीर, जालंधर इन क्षेत्रों में भी जो आया। थानेश्वर पहुंचा, तो थानेश्वर जब पहुंचा तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो कुछ दिन रुका था, यहाँ पर थानेश्वर में एक जयगुप्त नामक व्यक्ति है बौद्ध भिक्षु, जयगुप्त से जो है कुछ शिक्षा लिया इनसे। ये इन्होंने बहुत विद्वान से इन्होंने शिक्षा लिया, जयगुप्त से शिक्षा ली थानेश्वर में रहकर। तो कन्नौज, थानेश्वर वंश की राजधानी जो थी कन्नौज थी। कन्नौज से अयोध्या आए। अयोध्या के बाद जो यूपी का जो क्षेत्र है प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली इन क्षेत्रों में जो पूरी तरह, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र आए, पाटलिपुत्र जो पटना, तो वहाँ स्थानों का जो इन्होंने भ्रमण किया। इसके साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां से पटना बोध गया पहुंचा। वहां से क्या है नालंदा से फिर बोध गया सामने है, वहीं पहुंचा और उसने बोधि वृक्ष की जो है वहां पर क्या है बोधि वृक्ष की जो है पूजा पाठ की वहां पर।
इस तरह से 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय फिर गया नालंदा में, और वहां पर जो है इनके कुलपति जो थे उस समय का शीलभद्र थे। याद रखेंगे, जिस समय जो है वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय गए थे तो उस समय जो है वहाँ के कुलपति कौन थे, यानी आचार्य कौन थे, आचार्य कुलपति जो थे वह शीलभद्र ही थे। और इस तरह से देखते हैं कि जो है इसमें 1.5 वर्ष तक यहाँ पर वेनसांग रहा इस नालंदा विश्वविद्यालय में, और यहाँ पर जो है योग शास्त्र की शिक्षा ली। क्या ली? योग शास्त्र की शिक्षा भी लिया यहाँ इन्होंने, और यहाँ से बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन भी किया। और वहां से बाद बंगाल आए, बंगाल का क्षेत्र हमारा ये है, बंगाल आए, बंगाल से बाद हमारा उड़ीसा का क्षेत्र आए। यहाँ उड़ीसा होते हुए जो है धन्यकटक आए, यहाँ पर जो चालुक्यों की राजधानी थी, धन्यकटक जो चालुक्यों की राजधानी, यहाँ आए। तो इस तरह से जो है इसके बाद जो है धन्यकटक यानी यहाँ से जो है फिर जो है वह जो है आगे बढ़ा, और वह बढ़ा कहाँ? वह कृष्णा नदी के तट पर, कृष्णा नदी के तट पर आता है हमारा कांची आता है, कांची, जहाँ वहाँ पर जो है पल्लव की राजधानी है, यही पल्लव की राजधानी तक आया, और यहाँ से आगे फिर वह नहीं बढ़ा, और वहीं से फिर उत्तर की ओर प्रस्थान कर गया। और प्रस्थान कर यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय का राज है, पुलकेशिन के समय है, जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, यहाँ पर आया। और इस तरह से जो है वह जो है पुलकेशिन द्वितीय के समय में आया, तो वहाँ पर जो है बहुत ही उनका गुणगान किया, यानी वहाँ पर जो है पुलकेशिन द्वितीय की काफी प्रशंसा किया, क्योंकि हर्षवर्धन का जो अधीनता नहीं मानी थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे से पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी है, लेकिन उन्हें उनकी प्रशंसा पुलकेशिन द्वितीय की किया वेनसांग ने। क्यों किया? क्योंकि हर्ष की अधीनता नहीं माना था पुलकेशिन द्वितीय ने, इसीलिए जो है उसको प्रशंसा किया इस समय। इस तरह से कहा है कि इन्होंने जो है वेनसांग ने कहा कि सिंध का जो शासक था, यानी सिंध का जो शासक था वह एक क्या था? शूद्र था। इन्होंने ये भी कहा अपने ग्रंथों में सीयूकी में कि वहाँ का जो राजा शूद्र था। अब बौद्ध धर्म में काफी जो है ये क्या है? आस्था थी, बौद्ध धर्म में आस्था था, यहाँ तक कि जो है सूर्य मंदिर भी देखा। फिर यहाँ से जो है जब यहाँ गए तो यहाँ पर भी जो है सूर्य मंदिर देखे, और फिर पुनः जो है नालंदा फिर वापस आया, और बहुत सारे व्याख्यान दिए बौद्ध ग्रंथों के बारे में, और जिससे जो है चारों ओर उनकी ख्याति बढ़ गई, यानी उनकी जो है बहुत सारी प्रसिद्धि मिली। तो यह बात सुन करके कामरूप के राजा जो थे, यानी हमारा कामरूप के राजधानी, कामरूप के जो है असम जिसको बोलते हैं, वहाँ का जो राजा है भास्कर वर्मन, उन्होंने जो है काफी प्रेरित किया, मतलब काफी उनको सुन करके कि बहुत खुशी हुआ, और अपने यहाँ जो है आमंत्रित किया। यह आमंत्रित करके जो है और उसे काफी सम्मान दिया। यानी वेनसांग जब भास्कर बर्मन के वापस जा रहे थे तो उसी रास्ता से, यानी बंगाल का क्षेत्र है, तो बंगाल के क्षेत्र में ही एक जंगल नामक स्थान है, वहीं पर जो है हर्षवर्धन जो है कुछ सैनिक शिविर लगाए हुए बैठे हुए थे, और वहीं पर जो है वेनसांग ने जो है उनसे मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पर हर्षवर्धन के आग्रह पर भी जो है उन्होंने राजधानी कन्नौज को भी जो है आया था, यानी उनकी बात को लेकर के जो है वो भी आए थे। जिस तरह से प्रभावित हुए वेनसांग से हर्षवर्धन ने आमंत्रित किया अपने कन्नौज में। तो वेनसांग ने कन्नौज की धर्म सभा और प्रयाग के जो छठे जो महामोच परिषद जो है उन्होंने जो वेनसांग भाग लिया था, और उस तरह से कन्नौज महासभा में जो है, कन्नौज के जो महासभा में क्या है, उसे महायान देव के नाम से जानता, महायान देव की उपाधि दिया था। ये उपाधि याद रखेंगे कि जब अपने प्रयाग, यानी जिस समय जो है प्रयाग में यानी कन्नौज की सभा हो रही थी, कन्नौज की महासभा समय में जो है वेनसांग को महायान देव की उपाधि से विभूषित किया था हर्षवर्धन ने। इसी तरह प्रयाग में ही उसके बाद जो है प्रयाग उससे काफी मित्रता हो गई थी। इसके बाद जो है वहां पर कुछ दिन के बाद रहने के बाद जो है प्रयाग से ही जो है हर्षवर्धन से विदाई ली, और
वह जो है इसी मध्य एशिया के रास्ते से जो है वापस जो है जालंधर पहुंचा। जालंधर से सीधा हमारा जो है 1 माह तक जो जालंधर में रहा और यहाँ एक नए रक्षक दल को लेकर के अब फिर वापस जाना लगा। और इसी तरह नमक की पहाड़ी यानी दर्रे से होते हुए जो है निकलना स्टार्ट किया, सिंधु नदी को पार करके, और वह जो है पामीर, खोतान, ये सब जितने भी क्षेत्र से होकर जो है वह जो है चीन पहुंचा और वहीं पर जो है शिवकी नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने भारत की जितनी भी तत्कालीन और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक, शिक्षा, साहित्य जितने भी थे वो भारत की तत्कालीन के बारे में जो है उन्होंने जो है शिवकी नामक ग्रंथ में लिखा। वेनसांग के विवरण धार्मिक आस्था यानी धार्मिक भावना से प्रभावित था, जो विभिन्न विषयों पर बहुत ही जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक जीवन पर जो बात जो लिखी है हमारा सामाजिक जीवन के बारे में, ये हमारा वेनसांग ने कि सामाजिक जीवन जो है भारत में तत्कालीन क्या थी। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब थे। कह रहे थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी थे, यानी चारों वर्णों के लोग जो है यहाँ लोग रहा करते थे। धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे और धार्मिक अनुष्ठान में व्यतीत सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही करते थे। क्षत्रिय जो होते थे वो बहुत ही सरल होते थे, पवित्र होते थे, सीधे साधे, दयालु और परोपकारी थे। राजा जो सदियों से शासन करते चले आ रहे थे, यानी वैश्य जो क्षत्रिय क्या है जो सदियों से शासन करते चले, वैश्य क्या है एक व्यापारी है, और शूद्र क्या है शिल्प कार्य है या कृषि कार्य है। इस तरह से ये भी बात बताते हैं कि सिंध का राजा शूद्र था। कह रहे थे अपने ग्रंथ में सिंध का राजा जो है शूद्र था और मतिपुर का जो है राजा जो है ये भी जो है शूद्र था। तो इस तरह से योग्यता का यहाँ पता चलता है। इन्होंने अपने पुस्तक में इस बात को लिखा है। यहाँ कहा कि शूद्रों का जो है कई उपजातियों में विभाजित था। ये भी क्या थी, बहुत सारे उपजातियों में विभाजित था, जैसे निषाद है, पराशव है। क्योंकि गुप्तोत्तर काल में देखते हैं, मौर्योत्तर काल में यानी मौर्योत्तर काल के समय में हमारा अनुलोम विवाह प्रतिलोम प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलती है। तो यह अनुलोम विवाह प्रतिलोम का जो है इस समय भी जो है था, यानी प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह ये दोनों थी उस समय। ये उन्होंने ग्रंथ में जो है पुस्तक में लिखा है। जो उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की अनुलोम, और प्रतिलोम ठीक उल्टा जो है उच्च वर्ग की कन्या और निम्न वर्ग का लड़का। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होती थी, बहु विवाह भी होती थी, बाल विवाह, सती प्रथा, समाज में ये सब क्या था व्याप्त थी। विधवाएं क्या करती, श्वेत वस्त्र धारण करती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। नगरों में क्या थी, वेश्या थी। वेश्या यानी गणिका भी थी, जो गणिका का सम्मान भी था इस समय यहाँ पर। तो इस तरह से हुआ करती थी। वेनसांग ने भारत के विभिन्न भागों में लोगों की चारित्रिक और उसकी विशेषताओं के बारे में भी लिखा है। यानी जिस तरह से इन्होंने वेनसांग जो भारत की जो पूरा चक्कर लगाया था, तो उनकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। कश्मीर के लोग कहते हैं कि धोखेबाज और कायर होते हैं। मथुरा जब गए थे तो वहाँ विद्वता, नैतिक आचरण के लिए जो है विख्यात है, ये भी बात लिखी है। थानेश्वर गए तो वहाँ भी जो है अभिचार क्रिया थी। कन्नौज में परिष्कृत जीवन था। इस तरह से मालवा के लोग जो थे यहाँ हमारा ये जो मालवा का जो क्षेत्र है ये सब क्या थे, ये लोग जो है विनम्र स्वभाव के थे। मगध में भी देखते हैं कि विद्वानों का आदर करने वाले होते हैं। यानी मगध जब गए थे तो यहाँ विद्वानों का आदर करने वाले व्यक्ति होते हैं। कामरूप जब गए थे, जब भास्कर वर्मन के यहाँ, तो कहते हैं कि लोग ईमानदार थे, लेकिन कुछ जो है उग्र प्रवृत्ति के भी लोग थे। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र में जब गए तो उग्र स्वभाव के लगते हैं कि ये लोग बहुत उग्र स्वभाव के हैं। महाराष्ट्र में जब गए तो यहाँ पर अभिमानी देखने को मिला। यानी जो अपने अनुभव किया वो अनुभव को जो है वह जो है शिवकी नामक ग्रंथ में ये सब बातें लिखी। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में जो है आर्थिक जीवन के बारे में इन्होंने जो लिखा है वह क्या लिखा है, वह भी लिखा है कि कृषि उद्योग व्यापार था। इसमें क्या था, कृषि उद्योग और व्यापार, ये सब जो सारा जो थी वह कृषि व्यापार उद्योग थी। राज्य की जो भूमि थी 4 भागों में विभाजित थी। यहाँ तक कि जो है राज्य के उपज का 6ठा भाग जो है, यानी 6ठा भाग जो उपज का जो है या टैक्स जो है
टैक्स जो है लेती थी इस समय जो है। और सीमा शुल्क, ये इसके अलावा राज्य का आय का सबसे स्रोत है उपज जो टैक्स था, यानी उपज का, और साथ साथ चुंगी कर क्या था, चुंगी कर था। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा सीमा शुल्क भी था। इस तरह से सीमा शुल्क था, राज्य की आय का साधन था। और राज्य जो क्या करता था, राज्य के खर्च करता था, वेतन जो राज्य के कर्मचारियों के लिए, पुरस्कार, दान, ये सब सारा जो है खर्च होती थी। यहाँ पर देखा कि इन्होंने जो है लिखा इस बात को कि भारत जो है दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों के साथ, यानी ये सब जितना भी यहाँ देश है दक्षिण पूर्व एशियाई के क्षेत्रों में, वो उससे क्या है व्यापार का सिलसिला चलता था। अपने पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में जो है बंदरगाहों का व्यापार होता है। यहाँ ये सब सारा क्षेत्र है बंदरगाह था, ये भी बंदरगाह जो है पूरा व्यापार भी करता था, यानी पूर्वी और पश्चिमी से बंदरगाहों से। विदेशों में जो है क्या भेजता था, इन्हें कपड़ा, चंदन, गर्म मसाला, हाथी दांत, मोती, ये सब बहुत सारे वस्तुएं जो है भारत से जो है विदेश जाता था। और यह जो है हमारा जो मसाला का तो दक्षिण भारत में था ही, तो सब सारा जो है यहाँ से जाता था। और बदले में वहां से सोना चांदी आता था, हिंग, घोड़े भी आयात होता था। इस तरह से आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ जो है विस्तृत से रूप से लिखे हैं। अगला हम देखते हैं नगरों की स्थिति। नगरों की स्थिति, ये जो नगरों की स्थिति है, ये नगरों की स्थिति में देखते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान अनेक नगरों का भ्रमण किया। अधिकांशतः जो है देखें कि बहुत सारा जो है नगर जो है उजड़ चुके हैं और दयनीय स्थिति है। नगर में जो है जो नगर और गांव जो है चौड़ी दीवारों से घिरे होते थे। सड़कें क्या थी, चौड़ी होती थी। गलियां जो होती थी संकरी होती थी, घुमावदार होती थी। दीवारें की दीवार जो होती थी वह मिट्टी की होती थी या गोबर से भी जो है लिप दिया जाता था। खिड़कियों दरवाजों को सुंदर रंगों से रंगा जाता था। ये सब बहुत सारे जो है अपने ग्रंथ में लिखा है। धार्मिक जीवन के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि धार्मिक जीवन उस समय कैसी थी, क्योंकि ब्राह्मणों का देश कहा। क्या जब यहाँ आया तो क्या कहा, ब्राह्मणों का देश कहा। ये हमारा भारत को तत्कालीन जब आए थे, ब्राह्मण धर्म अनेक शाखाओं में विभाजित है, यानी ब्राह्मण जो धर्म है, यानी ब्राह्मण धर्म जो है कई संप्रदायों में जो है बटा हुआ है। इन्होंने इस बात को जो है लिखा है कि कई संप्रदायों में विभक्त है, कई शाखाओं में विभक्त है। यहाँ तक प्रत्येक समुदाय अपनी विशिष्ट जो है चिन्हों और पहनावों से ही जो है पहनावों से पहचाना जाता है। वैष्णव धर्म और शैव धर्म उत्थान पर था, जो उसके अलावा भी जो है वैष्णव और शैव धर्म के अलावा भी अन्य संप्रदाय के थे। और इस समय जो था प्रयाग और वाराणसी जो था, यानी प्रयाग और वाराणसी जो थे वह क्या था, वह ब्राह्मणों का जो क्या था, वह जो है ब्राह्मणों का प्रमुख धर्म केंद्र था हमारा प्रयाग और वाराणसी। तो इस तरह से जो है यहाँ कहते हैं कि बुद्ध के जो अलावे जो है शिव और सूर्य की भी पूजा होती थी। सूर्य और शिव की भी पूजा होती थी। हर्षवर्धन ने भी जो है शिव की पूजा और सूर्य और शिव की पूजा बौद्ध धर्म के साथ साथ ये भी पूजा किए थे। और ऐसे भी जो है वहाँ पर पूजा होती थी। प्रयाग में जो देते हैं वह प्रत्येक 5 वर्ष में कहते हैं कि हर्षवर्धन जो है या परिषद का आयोजन करता था। और इस तरह से जो है प्राचीन बौद्ध धर्म केंद्र जो था वह उजड़ गए थे। भिक्षुओं की संख्या घट गई थी। बौद्ध धर्म भी कई शाखाओं में विभक्त हो गया था। कनौज की सभा में भी देखते हैं महायान शाखा की जो है काफी श्रेष्ठता साबित हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो है यहाँ पर कश्मीर भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। तो इस तरह से देखिए कि जो अपने वैनसांग जो अपने ग्रंथों में जो है अपने शिवकी नामक ग्रंथों में पूरी कहानी जो है लिखी है। यही थी हमारा भारत यात्रा की यात्रा वृत्तांत वैनसांग की। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।